हमारे प्लेटफॉर्म पर उतरने के फौरन बाद पंजाब मेल पंजाब की बाकी मंजिलें तय करने के लिए चल पड़ी। अपनी माँ से देर तक लिपटे रहने के बाद अमरदीप पहले अपने बाप और भाई से गले मिला और फिर मेरी तरफ मुतवज्जे हुआ। मुझे मुतारिफ करवाने की जिम्मेदारी सरदार ब्रह्मदीप ने अपने जिम्मे ले ली। बोले, ये तेग बहादुर सिंह है, बड़ा अच्छा लड़का है, लंदन से सैर के लिए पहली बार हिंदुस्तान आया है, हम इसे अपना पंजाब दिखाने के लिए साथ ले आए हैं। ये सुनकर अमरदीप ने निहायत गर्मजोशी से मोनिका और मुसाफा किया। बहुत खुशी हुई जवान, अपना पंजाब देखेगा तो दिल खुश हो जाएगा। भूषणदीप ने अपने बाप के साथ यकजबान होकर बताया कि उन्होंने भी यही दावा किया है। सारा खानदान किसी न किसी तरह सामान समेत दोनों जीपों में समा गया। जीपों की ड्राइविंग सीट दोनों भाइयों ने संभाल ली और मुलाजिम एक मोटरसाइकिल पर वहां से चल दिए। मैंने ये बात खासी दिलचस्पी से देखी कि तमाम बच्चे अमरदीप की जीप में सवार हुए हैं, लिहाजा मैंने भी उसी जीप को चुना। चंद ही मिनटों में दोनों जीपें एक तंग सड़क पर आगे पीछे दौड़ने लगीं। चारों बच्चे अपने ताऊ जी से इतने बेतकल्लुफाना गपशप कर रहे थे कि मुझे अमरदीप से बात करने का मौका ही नहीं मिल रहा था। वही दरमियान में मौका निकाल कर मेरी तरफ इक्का दुक्का सवाल उछालता रहा और मैं पहले से चलती कहानी के मुताबिक जवाब देता रहा। लेकिन फिर बच्चों ने मिलकर ताऊ जी से फरमाइश कर दी कि उन्हें फिल्म श्री 420 का गाना एचक दाना बीचक दाना सुनाया जाए। अमरदीप ने उन्हें टालने की कोशिश की, लेकिन वो कब मानने वाले थे। चुनाचे मजबूरन अमरदीप को अपनी खनकदार आवाज में मकबूल गीत सुनाना पड़ा। वो शायद सुर और लय की भी समझ रखता था, लिहाजा उसका गाना समात पर बोझ न बनता। लेकिन मसला ये था कि बच्चे भी उसके साथ गा रहे थे, लिहाजा अमरदीप की खुशगुलुई दबकर रह गई। गीत खत्म होते ही बच्चों ने नई फरमाइश का अलाप शुरू कर दिया। अब अमरदीप को उसी फिल्म का गीत मेरा जूता है जापानी सुनाना था, लेकिन इससे पहले मैंने साफ साफ कह दिया कि इस बार बच्चा लोग गाने की ऐसी तैसी न करें। मैंने शायद अमरदीप के दिल की बात कह दी थी, चुनाचे उसने निहायत उम्दगी से गाना निभाया। रेलवे स्टेशन से सरदारों के डेरे तक का सफर खासा तवील था, लेकिन उसी तरह के हड़बोंग में वक्त गुजरने का पता नहीं चला और इजाफी सफर की थकन भी महसूस न हुई। हम एक छोटे से गांव के करीब से गुजरे तो अमरदीप ने बताया कि यही छांजली गांव है। नीम पुख्ता सड़क पर लगभग 1 मील फासला तय करने के बाद मुझे चांदनी में सामने सड़क किनारे एक बड़ी सी सफेद इमारत नजर आई। अमरदीप ने मेरा तजस्सुस महसूस करते हुए कहा, ये हमारा गुरुद्वारा है जी, मेरे दादाजी ने बनवाया था। ये कहते हुए उसने जीप दाएं तरफ जाने वाली एक तंग सी सड़क पर मोड़ ली। कोई 1 फरलांग का फासला तय करके हम दर्जनों दरख्तों में घिरी एक बहुत बड़ी हवेली के अहाते में दाखिल हुए। भूषणदीप पहले ही मरकजी दरवाजे के सामने अपनी जीप रोक चुका था। अमरदीप ने भी उसके पीछे ही जीप ठहरा दी। बच्चे यक के बाद दीगरे शोर मचाते हुए गाड़ी से उतरे और हवेली में दाखिल हो गए। अमरदीप सिंह मुझे खासा मुतवाज़े शख्स लगा। उसने मेरे उतरने का इंतजार किया और फिर मेरा सामान नौकरों के जरिए उठवाने के बाद मुझे साथ लेकर हवेली के बड़े गेट से अंदर दाखिल हुआ। सामने एक बड़ा सा अहाता था जिसमें सामने एक आलीशान 2 मंजिला इमारत दिखाई दे रही थी। उसके पहलू में लगभग 20 गज के फासले पर एक और निस्बतन मुख्तसर और सादा लेकिन पुख्ता 1 मंजिला मकान वाक़े था। अहाते की दूसरी तरफ वाली दीवार के साथ भी छोटे छोटे कमरों की एक कतार दिखाई दे रही थी। रात का आखिरी पहर करीब होने के बावजूद अहाते में हलचल दिखाई दी और घर के मुलाजिमीन इधर उधर आ जा रहे थे। उनमें 2 ने आकर गर्मजोशी से हमारा खैर मकदम किया और छोटी इमारत की तरफ हमारी रहनुमाई की। उस इमारत के सामने एक छोटा सा बरामदा मौजूद था जिसकी बैरूनी दीवार में 2 बड़े मेहराबदार दरवाजे मौजूद थे। मेरी यानी एक बिन बुलाए अजनबी मेहमान की आमद की वहां किसी को इत्तला नहीं थी, लेकिन अमरदीप मुझे जिस कमरे में लेकर गया वो किसी मेहमान के इस्तकबाल के लिए तैयार दिखाई दिया। पंजाब की सर्द रात में निस्फ खुली जीप में तवील सफर के बाद वो कमरा कुछ ज्यादा ही राहत बख्श महसूस हुआ, लेकिन अमरदीप कुछ ज्यादा मुतमईन दिखाई न दिया। उसने मुलाजिमों से झटपट लिहाफ और तकिए तब्दील करवाए और उन्हें पानी गर्म करके गुस्ल खाने में रखने का हुक्म दिया। तब मुझे मुदाखलत करनी पड़ी। मैंने कहा, अमरदीप भाई, इतने तकल्लुफ की जरूरत नहीं है, मैं अब सुबह उठकर ही गुस्ल करूंगा, आप भी जाकर आराम करें, सुबह मुलाकात होगी। उसने मेरे इसरार पर पानी गर्म करने का हुक्म तो वापस ले लिया, ताहम वो जाने की बजाय वहीं कमरे में बिछे दूसरे पलंग पर बैठ गया। बोला, चला जाऊंगा भाई, पहले तुमसे थोड़ी बहुत गपशप तो हो जाए, बच्चा पार्टी ने तुमसे बात करने का मौका ही नहीं दिया। मैंने शर्मिंदा सा होकर कहा, हाँ जरूर अमरदीप भाई, मुझे खुद आपसे गुफ्तगू का बहुत इश्तियाक है। आपके घर वालों से आपके बारे में काफी बातें हुई हैं। इस तवील सफर ने हम लोगों को बहुत करीब कर दिया है। खुसूसन बड़े सरदार जी ने तो बहुत प्यार और इज्जत दी है और बच्चों में मानू से मेरी पक्की यारी हो चुकी है। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराया, बोला, मानू तो यूं समझो दिल जीतने में एक्सपर्ट है, मिनटों में गैर को अपना बना लेता है।
अच्छा, अपने बारे में मजीद कुछ बताओ। विष्णु और पिताजी ने तो बस इतना ही बताया है कि तुम लंदन में पैदा हुए और अब आ जाओ, खाना ठंडा हो रहा है। मुझे एहसास हुआ कि रात गए तक जागने की वजह से वाकई मुझे भी भूख लग रही है। तभी मानू मुझसे मुखातिब हुआ, बोला, चलो बहादुर चचा, दादाजी को खाने पर इंतजार करना अच्छा नहीं लगता। अमरदीप ने उसकी तायद की और मुझे साथ चलने को कहा। हम हवेली के बुलंदोबाला मेहराबदार मरकजी दरवाजे से अंदर दाखिल हुए तो मुझे सामने इंतहाई शानदार सजावट वाली कुशादा नशिस्त गाह दिखाई थी, जिसके वस्त में फर्श पर एक बहुत बड़ा दस्तरखान सजा हुआ था, जिस पर अनवाओ अकसाम के खाने परोसे गए थे। हमें देखकर ब्रह्मदीप सिंह जी ने पुरजोश लहजे में कहा, जल्दी से आ जाओ जवानों, भूख से बुरा हाल है। बुजुर्ग सरदारनी यानी बेबे जी, बुशनदीप और उसकी बीवी ने भी गर्मजोशी से मेरा खैर मकदम किया। पता नहीं खाना वाकई लजीज था या रात के आखिरी पहर की भूख ने रंग दिखाया। बहरहाल मैंने बहुत रगबत से खाना खाया। वो लोग गोश्त खाने से परहेज नहीं करते थे। बकरे का गोश्त बहुत सी महारत से भुना गया था। खाने के बाद चाय का दौर चला तो वो भी बहुत उम्दा लगी। मैंने तारीफ में किसी बुखल से काम नहीं लिया। खाने से फारिग होने के बाद भी लगभग सब घर वाले महफिल जमाए रखने के मूड में दिखाई दे रहे थे, लेकिन बेबे ने सबको चुपचाप अपने बिस्तरों का रुख करने का हुक्म दिया। बाकी सब तो एक तरफ ग्रांडील ब्रह्मदीप सिंह जी ने भी अपनी मुन्हनी सी बेगम के फरमान की कान दबाकर तामील करने में आफियत समझी। मैं नरम गरम बिस्तर में दुबकने के कुछ ही देर के बाद गहरी नींद सो गया और दोपहर तक सोता रहा। पेशाब की शदीद हाजत न जगाती तो मैं शायद मजीद नींद पूरी करता। मैं गुस्ल खाने से होकर वापस आया तो एक मुलाजिम को अपना मुंतजिर पाया। नीरज नामी वो नौजवान मुलाजिम मुझे रात को भी घर वालों की खिदमत में पेश नजर आया था। मुझे देखकर उसने ठेठ देहाती पंजाबी में कहा, भाई जी, अमरदीप काका आपको 2 बार देखने आ चुके हैं। उन्होंने कहा है कि आप जाग जाएं तो उनके पास ले आऊं। मैंने उसे चंद मिनट इंतजार करने को कहा और गुस्ल खाने में जाकर लिबास तब्दील कर लिया। मुंह हाथ मैं पहले ही धो चुका था। आईने ने बताया कि हल्की हल्की शेव बढ़ी होने के बावजूद मैं अच्छा लग रहा हूँ। मैंने मोजे चढ़ाए और नीरज की मैयत में हवेली की तरफ चल दिया। वो मुझे मरकजी दरवाजे की बजाय हवेली के पहलू में वाक़े दरवाजों में से एक तरफ ले गया। हल्की सी दस्तक देने पर अंदर से आवाज आई कि दरवाजा खुला है। वाकई धक्का देते ही दरवाजा खुल गया। मैंने देखा कि अमरदीप एक हल्की सी शॉल ओढ़े किसी किताब के मुताले में मसरूफ है। मुझ पर नजर पड़ते ही उसके संजीदा चेहरे पर गर्मजोश मुस्कुराहट उभरी। आओ आओ भाई बहादुर, नींद तो ठीक आई ना? मैंने उसे यकीन दिलाया कि मैं खूब घोड़े बेचकर सोया हूँ और सफर की सारी थकान से जान छुड़ाकर खुद को बिल्कुल तरोताजा महसूस कर रहा हूँ। अमरदीप ने बताया कि सारे घर वाले पहले ही जाग चुके हैं। बुशनदीप अपने बाप के साथ वाहे गुरु के सामने माथा टेकने गुरुद्वारा गुरु सर साहब गया हुआ है। सास और बहू एक बच्चे की पैदाइश की मुबारकबाद देने छाजली कस्बे में अपने रिश्तेदारों के यहाँ गई हुई हैं। बच्चे फलों के बागात उजाड़ने के पसंदीदा मिशन पर निकले हुए हैं। इस दौरान नीरज हवेली के अंदरूनी हिस्से में जा चुका था। कुछ देर के बाद वो नाश्ता तैयार होने का पैगाम लेकर वापस आया। नाश्ता तो क्या, वो बाकायदा मुरगन किस्म का खाना था। अमरदीप ने भी मेरा साथ दिया। खाने के दौरान उसने बताया कि उसने लगभग 3 बघिया रकबे पर संतरों का बाग लगा रखा है। इस साल संतरे की बहुत अच्छी पैदावार हुई है और फल पककर उतारे जाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उसके मुताबिक बच्चे अपने बाग के संतरे बहुत शौक से खाते हैं और वापसी पर झोलियां भर कर साथ लाएंगे। इस पर मैंने तजवीज पेश की, क्यों ना हम भी संतरों के बाग में चलें, सैर भी हो जाएगी और हम गपशप भी कर लेंगे। उसने मेरी तजवीज का पुरजोश खैर मकदम किया। मौसम सरमा की नर्म और खुशगवार धूप में लगभग 1 फरलांग चहलकदमी करते हुए हम संतरे के सैकड़ों दरख्तों वाले एक बाग में पहुंच गए। बच्चे शायद किसी दूर दराज गोशे में अपनी सरगर्मियों में मशगूल थे। वो मुझे दिखाई तो न दिए, अलबत्ता उनके वक्तन फवक्तन शोर मचाने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। अमरदीप को देखते ही उसके 2 कारिंदे उसकी खिदमत में हाजिर हो गए। हम उनकी पैरवी में एक गोशे में बिछी 2 चारपाइयों पर जाकर बैठ गए। हमारे हर तरफ मौजूद दरख्त रसीले संतरों से लदे दिखाई दे रहे थे। एक अजीब भीनी भीनी महक फजा में फैली हुई थी। अमरदीप ने फखर आमेज नजरों से संतरे के बाग का जायजा लेते हुए कहा, हमारे खानदान के बुजुर्ग हमेशा से अजनास की काश्त में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं, गंदुम, चना, धान, कमाद। लेकिन जब मैंने पिताजी का हाथ बटाना शुरू किया तो मैंने फलों के बागात लगाने पर खुसूसी तवज्जो दी और मेरी ये कोशिश चंद ही सालों में इंतहाई मुनाफा बख्श कदम साबित हुई। संतरे के अलावा मैं 3.5 बघिये रकबे पर आम और 1 बघिये पर अमरूद के बागात लगा रखे हैं, जिनसे हर मौसम में बेहतरीन आमदनी हासिल होती है। इस दौरान में अमरदीप का एक कारिंदा एक बड़े से थाल में ढेरों छिले हुए संतरे ले आया। अमरदीप ने अपने हाथ से संतरे की कई फांकें मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा,
लो जी, वाहे गुरु का नाम लेकर हमारे पंजाब की ये सौगात चखो, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। मैंने संतरे की रसीली फांके खाते हुए लजीज जायके की तारीफ की तो अमरदीप खुश हो गया। मैंने अमृतसर में महकमा ज़राअत के माहिरीन से मुशावरत करके इलाके और आबो हवा के मुताबिक संतरों की बेहतरीन किस्म उगाई थी। वाहे गुरु की कृपा है कि जायके के अलावा पैदावार भी अच्छी है और पेड़ों पर बीमारियों के हमले भी कम है। कुछ तो संतरों का जायका बहुत उम्दा था, कुछ मैंने अमरदीप की दिलजुई के लिए खुलकर हाथ चलाया। उसका फायदा ये हुआ कि मुरगन खाने का मेदे से बोझ हल्का हो गया और एक के बाद एक डकारें आने लगी। अमरदीप का मिजाज खुशगवार पाकर मैंने कहा, अमरदीप पाजी, अब तो मैं कुछ दिन यही हूँ, खाना पीना और घूमना फिरना चलता रहेगा, लेकिन मैं यहाँ दरअसल पटियाले का मेला देखने आया हूँ, आप उसका बंदोबस्त करें। वो पुरजोश लहजे में बोला, अरे यार फिक्र ही न करो, मेला तो परसों शुरू होगा, लेकिन मैं तुम्हें कल ही वहाँ ले चलता हूँ, मुझे भी वहाँ कुछ काम है। मैंने खुश होकर अमरदीप का शुक्रिया अदा किया। तय पाया कि हम कल सुबह सवेरे जीप में पटियाले रवाना हो जाएंगे। वो बोला, दोनों भाई रास्ते में भवानीगढ़ से नाश्ता करेंगे, वहाँ के पेड़े और पतीसा अपने मजे में लाजवाब हैं, खाओगे तो लंदन जाकर भी याद करोगे। पिताजी तो फरमाइश करके मंगवाते हैं। मैंने बरसबीले तस्करा पूछ लिया, यहाँ से कितना दूर है ये भवानीगढ़? उसने बताया, पटियाले से आधे रास्ते में, समझो यहाँ से 20-22 मील का फासला होगा। अच्छा खासा चहल पहल वाला कस्बा है, हिंदुस्तान भर के लिए लारियां मिल जाती हैं वहाँ से। इस दौरान में बच्चे भी संतरों से पेट भरने और खेलकूद से थक जाने के बाद हमारे पास आ गए। उनमें से बाकी सब तो हवेली की तरफ रवाना हो गए। अलबत्ता अमरदीप का लाडला मानू हमारे पास ही ठहर गया। वो 6-7 साल का अच्छी खासी जिसामत का सेहतमंद बच्चा था, लेकिन उसे ताया जी की गोद में बैठना कुछ ज्यादा ही अच्छा लगता था। अमरदीप ने शानों तक लंबे उसके रेशमी बालों में उंगलियां घुमाते हुए मुझे बताया, बोला, दरअसल मैंने पटियाला की 2 पार्टियों से संतरों की भारी मिकदार का सौदा कर रखा है। मुझे उनसे पेशगी रकम लेनी है और उनकी बाग में आमद का दिन तय करना है, क्योंकि मुझे पेड़ों से संतरे उतरवाने के लिए गांव से दिहाड़ी पर लोगों का बंदोबस्त करना होगा। ताया की बात सुनकर मानू मचल उठा। बोला, ताया जी, मुझे भी आपके साथ पटियाले जाना है। आप पिछली बार भी वादा करके मुकर गए थे, इस बार मैं आपके साथ जरूर जाऊंगा। आप मुझे कहते हैं कि झूठ बोलना बुरी बात है और खुद। अमरदीप ने कदरे सख्त लहजे में उसकी बात काटते हुए कहा, मानू, मैंने तुम्हें बदतमीजी करने से भी मना किया है ना, मैंने कोई झूठ नहीं बोला। तुम पिताजी के साथ खेतों में चले गए थे और मुझे जल्दी थी, इंतजार नहीं कर सकता था। अमरदीप के लहजे में नाराजगी की झलक पाकर मानू ने मजीद बहस न की। अलबत्ता वो चहकना छोड़कर ताया की गोद से उतरा और मेरे पास चारपाई पर मुंह बसोर कर बैठ गया। मैंने उसकी बरहमी दूर करने के लिए शोशा छोड़ा। कहा, यार मानू, ये बताओ, क्या तुम्हारी किसी लोमड़ी से भी दोस्ती है? ये सुनकर वो बुरी तरह चौंका। अचानक उसकी आंखें दहशत से फैल गईं। उसने कदरे हकलाते हुए कहा, नहीं, मेरी तो किसी फॉक्स से दोस्ती नहीं है, उसके तो लंबे लंबे दांत होते हैं, मैंने चिड़ियाघर में देखी थी। मैंने कहा, हाँ, लोमड़ी के पंजे भी खतरनाक होते हैं, पंजा मारकर गोश्त नोच लेती है। अभी कुछ देर पहले यहाँ आई थी और पूछ रही थी कि मानू को कहीं देखा है। ये सुनते ही मानू नाराजी भूलकर एक बार फिर अमरदीप की गोद में जा बैठा, जिसने अपने भतीजे को तसल्ली दी और कहा, ओए फिक्र न कर, दोबारा इस तरफ आई तो मैं जान से मार दूंगा उस लोमड़ी को। मानू बोला, आप कैसे मारोगे, आपके पास तो बंदूक ही नहीं है। इस बार खफा होने के बजाय अमरदीप ने कहा लगाया। बोला, अबे उल्लू, बंदूक नहीं है तो क्या हुआ? तुझे मेरी बगल में किरपान दिखाई नहीं दे रही? इसे क्या दिखाने के लिए लटका रखा है मैंने? मेरे मानू की तरफ आंख उठाकर देखे तो लोमड़ी तो क्या, मैं भेड़िए के टुकड़े कर दूं। ये कहते हुए अमरदीप ने किरपान म्यान से निकालकर फजा में लहराई। बहुत तेज धार और खासा कीमती हथियार था, जिसके हाथी दांत के दस्ते पर नीले नगीने जड़े हुए थे। किरपान देखकर मानू मुतमईन हो गया, लेकिन मुझे उससे नोक झोंक में मजा आ रहा था। मैंने कहा, यार मानू, तुम कैसे सरदार हो? तुम्हें पता है सिंह का मतलब बब्बर शेर यानी लायन होता है। तुम लायन होकर छोटी सी फॉक्स से डरते हो? मैंने अमरदीप के चेहरे पर मुस्कुराहट फैलते देखी, जबकि मानू खिसियाना सा हो गया। बोला, मुझे डर नहीं लगता, बात यह है कि अभी मेरी किरपान नहीं है ना। मैंने कहा, ये तो कोई मसला नहीं है, मैं पटियाले से तुम्हारे लिए छोटी सी किरपान ला दूंगा। मुझे फौरन ही अपनी गलती का एहसास हो गया।
लेकिन तीर कमान से निकल चुका था। मानू को एक बार फिर पटियाले जाने वाली जिद याद आ गई। बोला, मुझे नहीं पता ताया जी, मुझे आपके साथ पटियाले जाना है, वरना मैं आपसे बहुत जोर से नाराज हो जाऊंगा। मैंने अमरदीप की शिकायती नजरों को भांप कर अपनी गलती की तलाफी करने की कोशिश की। मैंने कहा, यार मानी, बहुत अफसोस की बात है, तुम लोग अकेले अकेले बाग में घूम फिर कर ऑरेंज खाकर आ गए, मुझे पूछा भी नहीं। रेल में तो बड़ा कह रहे थे कि अपने साथ ले जाकर पूरे बाग की सैर करवाऊंगा और ऑरेंज खिलाऊंगा। मेरी बात सुनकर वो यकदम शर्मिंदा हो गया। बोला, वो जी, वो आप सो रहे थे, वरना मैं साथ लेकर आता। मैंने कहा, तो चलो, अब ले चलो, मुझे भी अपने हाथ से ऑरेंज तोड़कर खाने हैं। ये सुनकर मानू झट से अमरदीप की गोद से उतरा और मेरा हाथ पकड़कर कहा, चलें, अभी आपको दिखाता हूँ सबसे अच्छे ऑरेंज किस ट्री पर लगे हैं। अमरदीप ने बला टलने पर मुस्कुराते हुए सताइशी नजरों से मुझे देखा। हम तीनों बाग के एक गुंजान हिस्से में पहुंचे और मानू के मुंतखब करदा दरख्त से संतरे तोड़कर खाने लगे। अमरदीप ने तायद की कि इस पेड़ पर निस्बतन बेहतर फल आए हुए हैं, ज्यादा गुंजाइश तो थी नहीं। चुनाचे 2-4 संतरे खाने के बाद हम 2 चारपाइयों पर आ बैठे। मानू अब कुछ बेजार दिखाई दे रहा था। चुनाचे अमरदीप ने उसे अपने कारिंदे के साथ गाय भैंसों के बाड़े में भेज दिया, जहां एक गाय एक दिन पहले बछड़े की मां बनी थी। मानू के रुखसत होने पर अमरदीप ने बताया कि उसे पटियाले में फलों के कई व्यापारियों के पास चक्कर लगाने पड़ेंगे, लिहाजा मानू की फरमाइश पूरी करने की गुंजाइश नहीं है। बोला, वैसे भी हमें शायद वापसी में देर हो जाए, इतने ठंडे मौसम में हम उसे कहाँ लिए फिरेंगे। मैंने कहा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये हमारी वापसी पर बहुत उधम मचाएगा। अमरदीप मुस्कुराया, बोला, तो तुम हो ना उसे बहलाने के लिए, मुझे तो गुस्सा आ जाता है खामखा की जिद पर। मानू के अलावा सब बच्चे एहतियात करते हैं। मैंने कहा, ये आपसे मोहब्बत भी तो बहुत ज्यादा करता है, बल्कि मुझे तो लगता है कि बुशनदीप से ज्यादा इसे आपसे लगाव है। अमरदीप ने मेरी तायद की। बोला, मेरे लिए तो यही बच्चा समझो जीने का जवाज है। इस पर गुस्सा तो कर लेता हूँ, लेकिन फिर जब तक ये खफगी भूल कर दोबारा गले से नहीं लिपट जाता, मुझे चैन नहीं आता। मेरी इस कमजोरी का ये अक्सर बहुत नारवा फायदा भी उठाता है। मानू ने वापसी में काफी देर लगाई। हम हवेली की तरफ रवाना हुए तो वो तमाम रास्ते नौमौलूद बछड़े की तारीफ के पुल बांधता रहा। हम हवेली पहुंचे तो बुशनदीप और उसके पिताजी इबादतगाह से वापस आ चुके थे। मैंने देखा कि एक और मोमर शख्स भी ब्राहमदीप के साथ बैठा है। वो दोनों बेतकल्लुफी से आपस में बातें कर रहे थे। हमें नशिस्त गाह में दाखिल होते देखकर ब्राहमदीप जी ने नारा लगाया, क्या हाल है जवानों, इधर ही आ जाओ, नीरज चाय बनाकर लाने वाला है। अमरदीप ने मेरे लिए अजनबी बुजुर्ग मेहमान को देखकर दोनों हाथ जोड़े और एहतराम से सर झुकाकर कहा, सत श्री अकाल फुफ्फड़ जी, की हाले, बहुत दिनों बाद चक्कर लगाया। मैंने भी अमरदीप की पैरवी में मेहमान को नमस्कार किया। मैंने देखा कि ब्राहमदीप सिंह का बहनोई मुझे खासे गौर से देख रहा था। ब्राहमदीप ने कहा, ये है जी हमारा नौजवान मेहमान तेग बहादुर सिंह, बहुत अच्छा, नेक और फरमाबरदार लड़का है। उसकी बात से जाहिर था कि वो पहले ही मेरे बारे में मेहमान को बता चुके हैं। फिर वो मुझसे मुखातिब हुए, इनसे मिलो बेटा, ये अलख सिंह हैं, मेरी स्वर्गवासी बहन मीरा के घर वाले। उसकी बात सुनकर अलख सिंह यकदम जल्ला उठा। बोला, सीधे सीधे जीजा जी कहने में क्या मसला है सरदार जी। फिर वो ब्राहमदीप को शर्मिंदा सा छोड़कर मेरी तरफ मुतवज्जे हुआ। बोला, अच्छा तो तुम हो विलायती मेहमान, मेरे साले जी ने बताया है कि तुम लंदन से पंजाब देखने आए हो। लंदन तो बहुत बड़ा है, तुम्हारा घर और तुम्हारे बाप का रेस्टोरेंट शहर के कौन से हिस्से में है? मैं भी वहाँ 10 साल रह चुका हूँ, हो सकता है मैं तुम्हारे बाप को जानता हूँ या कभी उसके होटल में खाना खाया हो। खतरनाक सवाल की शक्ल में अलख सिंह की ये जलगार इस कदर अचानक और गैर मुतवक्के थी कि मैं हैरान रह गया। ये पूछते हुए वो छेद कर देने वाली नजरों से मेरे चेहरे के तासुरात का जायजा भी ले रहा था। मैंने लम्हा भर में उस सवाल के जवाब के मुज़मिरात के बारे में गौर करके बरकरफ्तारी से अपने जहन में वो तमाम मालूमात दोहराई जो मैंने महज क्रिकेट से वालेहाना इश्क के चक्कर में इंग्लिस्तान के बारे में पढ़ डाली थी। उधर अलख सिंह ने मेरी खामोशी को किसी और रंग में लिया। बोला, क्या हुआ काके, अपने रिहायशी इलाके का नाम याद नहीं आ रहा या पिताजी के ढाबे का नाम भूल गए हो? मैं याद दिलाऊं,